नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी की बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है गोदी मीडिया ने। अंजना ओम कश्यप ने वो हाल कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। अभय दुबे जी से मैंने इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत की है। रोचक बातचीत है, देश की राजनीति की बातचीत है। जरूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ये तो मोटा मोटा मुझे अब तय समझ में आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी कहीं नहीं जाने वाले। मंत्रिमंडल अगर विस्तार हुआ जिसकी चर्चा है, तो हो सकता है कि उनको एक्स को वाई, वाई को एक्स कर दिया जाए और ज्यादा दबाव बना तो धर्मेंद्र प्रधान जी को किसी और विभाग का, भारी भरकम विभाग का मंत्री बना दिया जाए। लेकिन ये जो नौजवानों का गुस्सा था, ये काकरोच पार्टी का गुस्सा था, ये जैन जी का गुस्सा था, आपको लगता है ये गुस्सा शांत हो गया होगा? बार बार परीक्षा लीक की बातें उठ रही हैं, बार बार ये उठ रहा है कि नौजवानों के संग कितना धोखा कर रही है सरकार। ये बातें क्या खत्म हो जाएंगी? ये बातें समाप्त हो जाएंगी, या कोई ना कोई गुस्सा अंदर अभी पनप रहा है और जो एक बड़ा रूप ले सकता है देश में? क्या लगता है? संजय जी, सरकार की एक तिकड़म है। वो तिकड़म उन्होंने सोच समझ के बनाई है। उस तिकड़म के दो पहलू हैं, दोनों पे गौर करना जरूरी है। एक पहलू तिकड़म का ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा और इस्तीफे का श्रेय जो काक्रोच है उनको थमा दिया जाएगा। भारत में जेनजी मत कहिए, आप काक्रोच कहिए, क्यों? काक्रोच में जेनजी भी शामिल है और जेनजी के अलावा दूसरे पहलू भी शामिल हैं, दूसरे किस्म के जो आंदोलनकारी हैं वो भी शामिल हैं। तो उनका श्रेय काक्रोच को दे दिया जाएगा ताकि विपक्ष को उसका श्रेय न मिल पाए, एनएसयूआई को उसका श्रेय न मिल पाए। ये पूरा दांव है। ये तो एक पहलू है उसका। दूसरा पहलू ये है, जो कि आपने खुद भी अपने अपने वक्तव्य में जिक्र किया, कि नरेंद्र मोदी सीधे सीधे अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे, बल्कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो उनको चुपचाप ड्रॉप कर दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि उनको किसी दूसरे मंत्रालय में भेजा जाएगा, उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, किसी दूसरे मंत्री को बैठाया जाएगा। ये दो में से एक कोई काम होगा। जो सबसे ज्यादा अनुकूल होगा वही पद्धति अपनाई जाएगी। ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, क्योंकि सरकार बुरी तरीके से इस मसले में फंसी हुई है। ये तो स्पष्ट है कि सीबीएसई की परीक्षा हो या नीट की परीक्षा हो या जी की परीक्षा हो, सरकार बुरी तरीके से नाकाम रही है। उस नाकामी के क्या कारण है, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। मेरे दिमाग में तो स्पष्ट है। मेरे दिमाग में तो यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने समर्थक परिवारों को, अपनी विचारधारा में दीक्षित लोगों को सिस्टम में पंप करने के लिए ये पूरा घोटाला धर्मेंद्र प्रधान के जरिए पूरा का पूरा इंजीनियर किया गया। चूंकि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और पोल खुल गई, इसलिए सब मामला फंसा हुआ है। चूंकि पोल बहुत ज्यादा खुल गई और सारा मामला फंस गया बुरी तरीके से, गलतियां पे गलतियां हुई, इसलिए सारी दिक्कतें होती चली गई और सरकार बुरी तरीके से परेशान हो गई। तो इस बात को धर्मेंद्र प्रधान की अक्षमता के तौर पर लिया जा रहा है कि जो उन्हें एजेंडा दिया गया था, उस एजेंडे को उन्होंने काफी घटिया तरीके से, मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू किया। इस तरीके से लागू किया कि सरकार भी फंस गई, संघ भी फंस गया और धर्मेंद्र प्रधान खुद भी फंस गए। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को सजा मिलनी तय है। जो आदमी अपने मालिक का काम ठीक से न कर पाए उसको तो हटाया ही जाता है। धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा माना जाता है, बहुत सारे समीक्षकों की राय ये है, धर्मेंद्र प्रधान को सजा मिलेगी, उनको हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा, ये सब वक्त और जरूरत के ऊपर निर्भर है। उन्हें मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा या चुपचाप हटा दिया जाएगा फेरबदल के दौरान, ये सब उस वक्त तय होगा। गुस्सा शांत हो जाएगा? जैन जी, नौजवान, वो एक अलग स्टूडेंट, चीज है। वो एक अलग चीज है। वो कैसे गुस्सा होगा? तो फिर वो गुस्सा क्या किया जाएगा? गुस्सा तो सरकार की उम्मीद यही है कि इससे मामला हवा निकल जाएगी पूरे मसले की। ठीक उसी तरह जैसे कि 3 कृषि कानूनों को खत्म कर देने पर पूरे किसान आंदोलन की हवा निकल गई थी। किसान आंदोलन के पास कोई तर्क नहीं रहा अपने चलाए जाने का। धीरे धीरे करके लोग उससे विड्रॉ करते चले गए, किसान आंदोलन खत्म हो गया। असाधारण किसान आंदोलन था। दुनिया के पैमाने पर ऐसा किसान आंदोलन जो 1 साल तक चलता रहे कहीं नहीं हुआ था। लेकिन उस आंदोलन को
प्रधानमंत्री ने तीनों कानून जैसे ही वापस लिए, उसके बाद बहस शुरू हो गई कि अब किसान आंदोलन में क्या बचा है। तो सरकार ये मानती है कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो काकरोचों का जो आंदोलन है उसकी हवा निकल जाएगी, काकरोच अपनी पीठ ठोंकते हुए चले जाएंगे कि भाई हमने आंदोलन किया और हमने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सवाल आपका सही है, क्या इससे आमतौर पर जो नौजवान हैं, जो लोग इससे सताए हुए पीड़ित हैं इस पूरे घोटाले से, क्या वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, वो भी चुप बैठ जाएंगे? मेरा ये मानना है, जनता के मन में जो आग है, नौजवानों के मन में जो आग है, छात्रों के मन में जो आग है, वो इस तरीके से बुझने वाली आग नहीं है। वो आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो इस सरकार के खिलाफ कम से कम एक वोट नहीं डाल देंगे। और ये आग जल रही है। मैं चाहता हूं कि 4 PM के दर्शक मेरे ऊपर यकीन करें कि ये आग जल रही है और जब तक वो सरकार के खिलाफ वोट नहीं कर देगी तब तक ये आग जलती रहेगी। मैंने आज अवनय मैथ्स जो टीचर है उनका बातचीत की मैंने उनसे, और मैं देख के हैरान रह गया कि नौजवान शिक्षकों के मन में कितना गुस्सा है और इनसे लाखों लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लाखों स्टूडेंट देख रहे हैं कि किस तरह अंजना ओम कश्यप जी ने, आज तक ने, इन यूट्यूब पर जो मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। आज वो अवनय सर बता रहे थे कि ना जाने कितने बच्चों का वो रिचार्ज कराते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं कि गरीब बच्चे मुखर्जी नगर में आकर लाखों रुपए ना पढ़ाई पे खर्च करें, गरीब बच्चे अपने गांव में पढ़ लें। और एक संगठित, तब तो मैं समझ में आ गया कि जो मुखर्जी नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो हजारों करोड़ों की कमाई करते हैं और सरकार के संग सुना जाता है कि बहुत मिल बांट के काम करते हैं। मुझे लगता है कि अंजना ओम कश्यप जी की प्लानिंग रही होगी कि उनके जरिए यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने वालों को बदनाम करो। अगर ये सब गरीब बच्चे फ्री में पढ़ लेंगे तो मुखर्जी नगर के ये जो हजारों करोड़ कमा रहे हैं कैसे कमाएंगे? और आज तक पे ये दांव उल्टा पड़ गया। मुझे याद नहीं आ रहा पिछले 2 सालों में किसी टीवी एंकर की इतनी फजीयत हो। अंजना ओम जी पहुंच गई हाई कोर्ट में, मेरे खिलाफ भी, 4 PM के खिलाफ भी मुकदमा किया, लेकिन जो जनमानस में जो रिएक्शन देख रहा हूँ, ट्विटर पे बाढ़ आई पड़ी है, फेसबुक पे बाढ़ आई पड़ी है। अंजना ओम कश्यप जी को एक दिन अपना इंस्टाग्राम बंद करना पड़ गया, यह हाल हो गया है। ये क्या कुछ नई क्रांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या समझ में आएगा अंजना ओम कश्यप जी को और आज तक को कि ये मामला गड़बड़ पड़ गया, ऐसे पंगा नहीं करना चाहिए था नौजवानों से? देखिए, अंजना जी समझे या न समझे, आज तक चैनल समझे न समझे, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको आप लोग जेन ज़ी कहते हैं, मैं उसको भारत की युवा पीढ़ी कहता हूं, जो भारत की 1.5 करोड़ की आबादी में करीब 50% उसका हिस्सा है। ये जो 1.5 करोड़ की आबादी में 50% जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या चाहता है? क्या ये हिस्सा यही व्यवस्था चाहता है जो इस सरकार ने बना रखी है, जिसमें पेपर लीक हो, जिसमें नौजवानों के भविष्य पूरी तरीके से तबाह हों? क्या यही चाहता है? जो लोग CBSE में की परीक्षा में बैठते हैं, हम लोगों को उनकी उम्र भी पता है। जो लोग नीट की परीक्षा में बैठते हैं, हमें उनका प्रोफाइल भी पता है। जो लोग जी की परीक्षा में बैठते हैं, हमें उनका प्रोफाइल भी पता है। ये सारे के सारे लोग इस वक्त देश के सबसे ज्यादा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से सताए हुए लोग हैं। ये लोग निश्चित रूप से सरकार से जवाबदेही करेंगे, चूंकि जवाब उन्हें मिलने वाला नहीं है, इसलिए सरकार को उनकी नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ेगा। अंजना ओम कश्यप या आज तक जैसे चैनल, इन बातों के बीच में इनका कोई मतलब नहीं है। ये रहें न रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मीडिया वाले हैं, वो भी मीडिया वाले हैं, इसलिए हम उनका जिक्र करते हैं और वो हमारी ही बिरादरी के हैं, मैं ये मानता हूं। अंततः घूम फिर के कहीं अंजना जी हम लोगों को मिलेंगी किसी होटल में, किसी कैफे में, किसी चाय घर में, किसी सड़क पे, किसी कॉर्नर पर रिपोर्टिंग करते हुए या कुछ करते हुए, तो हम लोग उनका अभिवादन करेंगे, वो हमारा अभिवादन करेंगी। हम लोग में बातचीत होगी, हो सकता है हम लोग 1-1 कप चाय भी साथ बैठ के पिए, 1-1 कप कॉफी भी साथ बैठ के पिए। मुझे भी बुला लीजिएगा, मुझे भी बुला बिल्कुल, लीजिएगा। आप भी होंगे उसमें, आप भी होंगे। मैं तो आपको मिला के बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं तो आपको मिला के बात कर रहा हूँ। वो ठीक है। मेरा कहना ये है कि मैं और संजय जी हो गया। दोनों मिलेंगे और वो मिलेंगी उसमें। वो भले ही वो नेक महिला है, भले ही आज वो जो कुछ भी करती रहे, वो अंततः हम लोगों के साथ बैठ कर कॉफी पियेंगे। मुझे यकीन है, आखिरकार हम लोग हैं तो एक ही बिरादरी के। देर सवेर की बात है, केंद्र में सत्ता बदलेगी तो वो कहीं और नजर आएंगी।
बस ये कि अभी फिलहाल वो थोड़ी गोदी मीडिया ज्यादा आज वो भगवाधारियों के साथ है, कल वो सफेद वस्त्रधारियों के साथ होंगी। ये आप चैनलों की निष्ठा जो है ना, वो सरकार के आप संग बदलती रहती है। देखिए, आप निश्चित समझिए, आज वो भगवाधारियों के साथ हैं, कल वो सफेद वस्त्रधारियों के साथ होंगी, वरना टिक नहीं पाएंगी। उनके हाँ, टिकने का तो यही तरीका है सबसे बड़ा। हाँ, तो सरकार वो बदलेगी तो ये नफरत मुझे की उसमें कोई पत्रकारिता दिक्कत नहीं खत्म हो है। जाएगी। मैं जानता हूँ इन सब का किरदार मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुद्दतों से मैं देख रहा हूँ इन लोगों ने कितने बार अपने किरदार को बदला है। ये अंजना जी बस, न्यूज़ 24 में भी कभी काम करती थी, जो कि अनुराधा जी का चैनल है, राजीव जी का चैनल है, हम लोग जानते हैं ना उनको। मैंने उस वक्त भी न्यूज़ 24 में उन्हें राजीव जी से बात करते हुए सुना है, अनुराधा जी से बात करते हुए सुना है। मेरे उनके प्रोग्राम में भी मैंने भाग लिया है। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, जब वो आज तक में नहीं थी। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मैं बहुत पुराना चावल हूँ संजय जी। हाँ, मैं इसमें सब क्या दो राय है, मतलब हाँ, आपको एक एक आदमी की पुराना जन्म पत्री जानते हैं। और पुराना चावल हमेशा खुशबूदार होता है। हाँ, ये बात तो सही है अभय जी, आपके अंदर तो खुशबू बहुत आती है, तभी तो मैं कहता जी। हूँ मैं तो आपका काय फैन इसीलिए हूँ। कुछ बातें राजनीति की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो एकदम फॉर्म में आ जाते हैं कभी कभी। हुँ, नंदी जी हैं, इलाहाबाद के हैं, काफी विवादित रहे हैं धंधे के मामले में, पैसे के मामले में। भ्रष्टाचार के इतने 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 आरोप लगे कि अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी, पूरे 24 घंटे बीत जाएंगे। दिल्ली दरबार के बड़े करीबी हैं, एक्सप्रेसवे में ठेकेदार उनके चैन के मन के होते थे, ब्लैक स्ट्रीट ठेकेदारों को भी काम मिल जाता था, विभाग उनका था। लेकिन अचानक योगी जी ने उनका विभाग छीन लिया, हुँ, डायरेक्ट खुद ले लिया विभाग की जाइए। पूरे ठेकेदार जिन्होंने कहीं ना कहीं एडवांस दे रखा होगा किसी ना किसी इंजीनियर को, अफसर को, पसीने पसीने हैं। और लोग समझ नहीं पा रहे कि पिछले 4 सालों से नंदी के भ्रष्टाचार की कहानियां गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गूंज रही थी। हुँ। तब योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं समझा? या अब 1 साल बचा है चुनाव में तो समझ में आ गया कि ये जो बेईमानी की कहानियां हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पे हैं, तो ये कितना ही अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रहो। अगर ये भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो अब्दुल की चूड़ी तो नहीं, हिंदुओं की चूड़ी टाइट हो जाएगी और हिंदू हमारी चूड़ी टाइट कर देंगे। लेकिन ये तो दिल्ली को खुला चैलेंज है, अमित शाह मोदी के करीबी आदमी नंदी को इस तरह पैदल करना। क्या लग रहा है कि अब मयान में तलवार अभी जाने का नाम नहीं ले रही, अभी कुछ और कुछ देखना बाकी है? देखिए, विधानसभा का चुनाव जो है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अभी थोड़ी-सी दूर है। अगले साल होगा ये चुनाव ये। अभी इस साल में ही कई महीने बाकी हैं। अभी तो मई का महीना चल रहा है। अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काफ़ी महीने बाकी हैं। ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही ये साल खत्म होगा, वैसे ही पाला मजबूती के साथ खिंच जाएगा। उसके बाद हम लोगों को देखना ही पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ क्या रवैया अपनाते हैं और उनके मुकाबले जो केंद्र का गुट है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वो दृष्टिकोण अपनाता है कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव किस तरह लड़ना चाहता है। क्या वो योगी आदित्यनाथ से झगड़ा करके लड़ना चाहता है या योगी आदित्यनाथ से समझौता करके लड़ना चाहता है? यही है वो केंद्रीय प्रश्न जिसके आधार पर तय होना है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य क्या है। और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य क्या है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि वो 2029 में दिल्ली का राजनीतिक भविष्य क्या है। ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, इन पे गौर करने की जरूरत है। मैं बहुत ही बिना किसी हेर फेर की ये बात कह रहा हूं। अच्छा, लग क्या रहा है कि मेरा मानना ये है संजय जी कि केंद्र की पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ समझौता कर लें। उसकी शर्तें होंगी, उसमें एक लेन देन होगा, कितने टिकट किसको क्या मिलेंगे, ये सब कुछ होगा उसके अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ही समझौता करने से इनकार कर देते हैं तो मैं ये मानता हूं कि भाजपा का उत्तर प्रदेश में भविष्य संदिग्ध हो जाएगा और अखिलेश यादव की बनाएगी, पीडीए की बनाएगी, अखिलेश और कांग्रेस के गठजोड़ की बनाएगी। अगर आलाकमान और योगी आदित्यनाथ के बीच में समझौता हो गया तब फिर पूरा खेल जो है दूसरे तरीके से खेला जाएगा। तब खेल चुनाव नतीजा आ जाने के बाद शुरू होगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो वो जैसे ही नाम वापसी की तारीख खत्म होगी, खेल वहीं शुरू हो जाएगा।
आप समझ रहे हैं मेरा क्या कहने का मतलब क्या है? बात है, खेल वहीं से शुरू हो जाएगा। वही शुरू है। मतलब अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, जैसे पीडीए के मुकाबले में अब योगी आदित्यनाथ फिर से कुछ बढ़ावा दे रहे हैं ठाकुर राजनीति को, करणी सेना के बयान सामने आने लगे हैं। अब पता नहीं इसमें योगी जी का कितना हाथ होगा, नहीं होगा। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव धार्मिक मुद्दों के साथ साथ जातीय संतुलन भी बहुत तय करेगा, जातीय गठजोड़ तय करेगा? सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है, जो बात मैंने पहले कही थी, कि क्या केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय आला कमान और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक फौरी समझौता होगा या नहीं होगा। असली सवाल ये है। अगर समझौता होगा तो वो किस तरह प्ले आउट करेगा, अगर समझौता नहीं होगा तो वो किस तरह प्ले आउट करेगा, इसकी तरफ हमें निगाह डालना होगा। पूरी परिस्थिति बहुत जटिल है, परिस्थिति बहुत जटिल है। वो किस तरीके से अपने आप को सामने पेश करेगी सबके, किस तरह पूरा राजनीतिक खेल होगा, ये तब तय होगा उसके हिसाब से, उससे पहले तय नहीं होगा। ठीक बात है, मैं मानता हूँ। दूसरी बात मैं एक महत्वपूर्ण पूछना ये चाहता हूँ कि आप तो खैर मंदिर वंदिर नहीं जाते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ पे यकीन नहीं करते, लेकिन जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, मैंने कई बार देखा कि लड्डू भगवान जी को चढ़ाऊं तो वो लड्डू रखा रहता है। तो भगवान जी के तो किसी काम का नहीं है लड्डू, फिर वो लड्डू हम लोगों को मिल जाए या हम लोग खा लेते हैं। तो भगवान जी तो विरक्त होते हैं, उनको तो मोह माया से मतलब नहीं है। तो राम मंदिर में अगर चढ़ावा चढ़ा और चढ़ावा से मान लो चोरी हो गई, तो पार्टी किसी भी पार्टी के फंड में, देश की सबसे बड़ी पार्टी के फंड में आ गई, तो इसमें भगवान जी का क्या बिगड़ गया? भाई भगवान जी को तो पैसे लेने नहीं है। राम मंदिर के लिए जमीन 2 करोड़ में किसी एक्स ने खरीदी, मुस्लिम ने खरीदी थी, और वो 50-100 गुना दाम पर शाम होते थे ट्रस्ट को बेच दी गई। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सर्वे सर्वाए निपेंद्र मिश्रा जी, वो मुलायम सिंह जी के प्रधान सचिव थे जब गोली चलाई गई। एक बेचारा गोली कार सेवक है अयोध्या में, उससे मुझसे बात करी, बहुत पीछे पड़ गया, तो मैंने उसका इंटरव्यू किया। वो रोने लगा, उसके 4 गोली लगी थी, और बोला कि जिसने मुझ पे गोली चलाई वही आज मंदिर बनवा रहा है नृपेंद्र मिश्रा। भगवान राम की भी लीला देखी है कि उनके बेटे को टिकट मिला, भगवान जी को जिता देना चाहिए कि देखो बंदा मेरा मंदिर बनवा रहा है, बेटे को भी हरवा दिया। तो अगर मान लो मंदिर के कीमत पे थोड़ा ज्यादा दाम पे खरीद दिया, चंदा इतना चढ़ा रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, मतलब अपना चंदा दे जा रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? भगवान जी थोड़ी नहीं ले लेंगे। थोड़ा वो चोरी हो गया 7-8 करोड़ का, तो अखिलेश यादव को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? परेशान हो ही पड़ेगा, चंदा चोरी होगा, चंदा चोरी होगा। देखो कितने बीजेपी के लोग कितने शांत बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं, ब्रजेश वाटा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बाबरवादी सोच के हैं। सही तो है, ये बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। अब अगर चंदा चोरी हो गया, फिर इतना हंगामा काटेंगे तो बाबरवादी पे है ना, खामोश रहना चाहिए। क्यों परेशान हो रहे हैं चंदा चोरी पे इतना? बताइए अभय जी, नहीं होना चाहिए ना? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश से थोड़ा दूर ले चलूंगा, कर्नाटक की तरफ ले चलूंगा। कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं। प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जवाब तलब किया है कि आपको कितना पैसा मिलता है, कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, आप इसका हिसाब दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन किस संगठन के दौरान है, कहां क्या है, आपकी कानूनी स्थिति क्या है, आप किस कानून के तहत अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। और ये कह के प्रियांक खड़गे ने एक तरह से एक सिलसिला शुरू कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों से जवाब तलब किया जा सकता है। ये लोग होली काऊ नहीं है, इनके साथ इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इन्हें कानून की कसौटी पर कसा जा सकता है। आज तक मुझे ताज्जुब है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने या बाद में फिर सोनिया गांधी की सरकार ने या किसी और सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस कसौटी पर नहीं कसा। प्रियंक खड़गे ने यह भी कहा है कि अगर आप ठीक से इस कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाने का केस भी बनता है। मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरा कहना है कि यही है वो सही तरीका जो संघ और उसके संगठनों पर लागू किया जाना चाहिए। राम मंदिर का चंदा किसकी जेब में जाता है? ये तो राम मंदिर बनने की बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बनने के पहले कितना रुपया जमा किया गया राम मंदिर के लिए। अशोक सिंह कहा जाता है कि अशोक सिंघल के घर में एक कमरा था
इसके अंदर बड़े बड़े बक्से थे, इनके अंदर नकदी भरी रहती थी उन बक्सों में, कोई उस कमरे में घुस नहीं सकता था। एक बार एक पत्रकार भटकते भटकते उन कमरों में घुस गया और उन बक्सों में नकदी देख के वो भौचक्का रह गया। आपने उसने लिखा तो कुछ नहीं, बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मुंह जवानी तमाम पत्रकारों को उसने बात बताई कि ऐसा हमने देखा। सुधीर चौधरी को भेज देना चाहिए, 100 करोड़ रुपए वो गिन सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं संजय जी, आप सुधीर चौधरी के बड़े प्रेमी हैं, आप अक्सर उनका जिक्र करते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि असली मुद्दा ये है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के जो संचालक हैं, चाहे वो चंपत राय हों, चाहे वो हों आपके नृपेंद्र मिश्रा हों, कोई भी हो, वो राम जन्मभूमि जो मंदिर निर्माण ट्रस्ट है उसके संचालक हैं, अगर वो कोई भी हो, उन सबको कानून की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप बताइए कि कानून की किस धारा के तहत, किस प्रावधान के तहत अपनी ये गतिविधियां आप चला रहे हैं। आप कानून से ऊपर नहीं है। आपने चंदा जमा किया है, उसका आपने हिसाब दिया है कि नहीं दिया है। ये चंदा किन लोगों से आया है, ये आपने बताया है कि नहीं बताया है। इस चंदे का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपने बताया है कि नहीं बताया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस दिन इस देश की सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राम जन्मभूमि आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों को कानून की कसौटी पर कसना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश में काफी समस्याओं का हल हो जाएगा। एक वो संजय सिंह है, वो बाजी नहीं आते, इतने खुराफाती नारे लगाते हैं, चंदा चोर गद्दी छोड़, वो तो सीधा सीधा नारे लगाने पे आ जाते हैं। मतलब इतने तीखे नारे। एक बार जेल चले गए थे वो, तब भी डरते नहीं है। संजय राउत हो गए, संजय सिंह हो गए, ये नाम ही खुराफाती है संजय। देखिए संजय जी जो है ना, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं, और उस वक्त से मैं उन्हें जानता हूं जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि लोग कभी चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे, संजय जी राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, किसी को पता नहीं था। संजय जी को भी पता नहीं था, उन्हें बनाने वालों को भी पता नहीं था। बिल्कुल वो परिस्थिति बिल्कुल दूसरी थी। मैं तब से उन्हें जानता हूं। देखिए संजय जी बहुत ही ईमानदार, बहुत पारदर्शी, बहुत विद्रोही और बहुत आंदोलनकारी किस्म की हस्ती है, और इस तरह के लोगों को इस आंदोलन की बहुत जरूरत है। लोकतंत्र को बहुत जरूरत है इस तरह के लोगों की। मैं ये मानता हूं कि संजय जी ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रियांक खड़गे ने सवाल पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों का जवाब चाहिए ही चाहिए। अगर भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो हर एक को कानून, हम जो कुछ कमाते हैं कानून की कसौटी पर कसते हैं। हम टिकट हम उसका इनकम टैक्स देते हैं। हमारा नाम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है। हम एक एक पैसा कमाते हैं, उनका नाम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है। जिसको चाहिए वो देख ले। संजय शर्मा जो कमाते हैं उनका नाम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है। हम लोग कोई पीठ पीछे तो कोई लेते देते नहीं। ये स्थिति इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संजय सिंह जो कह रहे हैं उस बात में दम है, और उस बात को समझा जाना चाहिए। उस बात का महत्व समझा जाना चाहिए। अच्छा, बस मेरी एक आखिरी बात में मेरी बात का समर्थन कर दीजिएगा। ये जो संजय नाम के लोग होते हैं डरते नहीं है। संजय सिंह, संजय राउत और फिर संजय शर्मा। बहुत 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 शुक्रिया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी संजयवादी। महाभारत काल संजय आवाज वही थे, संजय शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अभय जी। पूरी बातचीत आपने सुनी। बात देखिए आप, कैसे कैसे गोदी मीडिया के एंकर हैं, अभी भी इतना अकड़ रहे हैं। खान सर के लिए कितने कितने अपशब्द का इस्तेमाल अभी भी अपने चैनल पर कर रहे हैं। अगर आप चैनल के मालिक है, इसके मतलब कि आप किसी के लिए भी अपशब्द कहेंगे। लेकिन ये देश के नौजवान जो है ना, ये भड़क गए हैं, और भड़के हैं तो मामला आर पार होगा। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपकी बात का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। जरूर कीजिएगा कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए।